हेलो स्टूडेंट्स, हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके साथ वो सभी आइटम्स, वो सभी इनकम्स की एक आउटलाइन डिस्कस की थी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल्स होती हैं। इस पार्ट सेकंड में मैं कुछ इनकम्स के बारे में आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करने जा रहा हूं जो आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो इनकम है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है डिविडेंड इनकम के बारे में। डिविडेंड, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नॉलेज रिगार्डिंग द मीनिंग। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? किसी भी कंपनी की डिविजिबल इनकम का वो पार्ट जो शेयर होल्डर्स को उनके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट पर कंपनी द्वारा पेड किया जाता है, दैट इज नोन एज एन डिविडेंड। यानी कोई भी शेयर होल्डर्स, यानी जो भी शेयर होल्डर्स वो अपने द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट पर कंपनी में शेयर्स, कंपनी के शेयर परचेज करने की एवज में उनको जो कंपनी द्वारा रिटर्न फॉर्म में जो कुछ भी दी जाती है इनकम, उस इनकम को हम नॉर्मली कहते हैं डिविडेंड। पहली बात। सेकेंडली, आपको यह पता होना चाहिए कि जो डिविडेंड है वो किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है कंपनी द्वारा। यह जरूरी नहीं है कि कोई भी कंपनी जो है डिविडेंड्स केवल कैश में डिस्ट्रीब्यूट करे शेयर होल्डर्स को, काइंड के रूप में भी जो है वो डिविडेंड पेड किया जा सकता है कंपनी द्वारा। मान लीजिए हम किसी फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करते हैं। फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के आप शेयर होल्डर्स हो, आपने कंपनी के शेयर परचेज किए हैं आपके द्वारा, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट पर आपको जो है कंपनी कैश में जो है वो डिविडेंड पेड कर रही है तो कर सकती है। पर इसके साथ साथ मान लीजिए डिविडेंड जो है कंपनी जो है आपको मोबाइल फोन ही दे देती है, ठीक है, डिविडेंड के रूप में, तो वो एक्सेप्टेबल है। यानी डिविडेंड जो है वो काइंड के कैश के रूप में भी हो सकता है और काइंड के रूप में भी हो सकता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको जो है डिविडेंड के बारे में पता होनी चाहिए कि कोई भी कंपनी, ये जरूरी नहीं है कि अपनी टैक्सेबल इनकम में से जो है वो डिविडेंड पेड करे। यानी टैक्सेबल इनकम का होना कंपनी के पास जरूरी नहीं है। कोई भी कंपनी एग्जम्प्टेड इनकम में से भी जो है वो डिविडेंड को पेड कर सकती है। मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से उसको क्या मिल रही है? इनकम मिल रही है। और आपको पता है कंपनी को जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जो इनकम मिल रही है, जिसकी वो कंपनी ओनर है एग्रीकल्चरल लैंड की, तो उससे जो इनकम मिलेगी वो एग्जम्प्टेड है, एग्जम्प्टेड इनकम है उसकी। पर ध्यान रखना, उस एग्जम्प्टेड इनकम में से भी क्या डिविडेंड पेड किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी कंपनी डिविडेंड पेड करती है तो ये देखने की जरूरत नहीं है कि कंपनी ने फंड कहां से अरेंज किए हैं, वो टैक्सेबल इनकम से फंड अरेंज किए हैं या जो है एग्जम्प्टेड इनकम से फंड अरेंज किए हैं। नंबर थर्ड, यू मस्ट हैव नॉलेज रिगार्डिंग द टाइप ऑफ डिविडेंड। टाइप्स ऑफ डिविडेंड, देखिए 3 तरह का डिविडेंड होता है नॉर्मली। एक तो होता है नॉर्मल डिविडेंड, जिसको हम फाइनल डिविडेंड के नाम से भी जानते हैं। किसी भी कंपनी की एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसको हम जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा उसको हम जो है वो नॉर्मल डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड के नाम से जानते हैं। पहली बात। दूसरी बात है कि कई बार कंपनी जो है अपने इन्वेस्टर्स को जो है लोन्स या शॉर्ट टर्म लोन्स या एडवांसेस वगैरह प्रोवाइड करती है, तो कई बार जो है उन एडवांसेस या लोन्स को भी जो है वो डिविडेंड मान लिया जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड। और एक होता है इंटर्म डिविडेंड। देखिए क्या होता है कि किसी भी कंपनी की 2 एजीएम के बीच में अगर डिक्लेयर किया जाता है डिविडेंड, यानी बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग से पहले, विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, अगर किसी भी कंपनी द्वारा कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है तो उसको हम कहते हैं इंटर्म डिविडेंड। तो ये हमारे पास जो है डिविडेंड के बारे में जो है वो 4 बातें हमें जो है पता होनी चाहिए कि डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है, डिविडेंड किस फॉर्म में दिया जा सकता है, डिविडेंड के लिए यानी फॉर्म क्या हो सकती है, फॉर्म, डिविडेंड की फॉर्म क्या हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है पैसा फंड कहाँ से आ सकता है,
आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम भी हो सकती है और एग्जेम्प्टेड इनकम भी हो सकती है, और इसके जो टाइप्स होते हैं डिविडेंड्स के, ये हमें पता होने चाहिए। इसके बाद सेकंड जो हमारा टॉपिक है, इसके आगे जो टॉपिक है हमारा सेकंड है, वो है रिगार्डिंग द सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज देखिए, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो भी रिटर्न प्रूफ होता है आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट का, उसको हम सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। सिक्योरिटीज का जो इंटरेस्ट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में क्या होता है, टैक्सेबल होता है। अब हमें जो है एक नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। देखिए, जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उनको चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है। याद रखना, 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है सिक्योरिटीज को। एक होती है टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एक होती है लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एक होती है टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज, और एक होती है लेस टैक्स कॉमर्शियल सिक्योरिटीज। ये 4 तरह की सिक्योरिटीज होती हैं, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज एंड लेस टैक्स कॉमर्शियल सिक्योरिटी। इन 4 सिक्योरिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली बात, एनी सिक्योरिटी विच इज इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके द्वारा अगर कोई भी सिक्योरिटी इशू की गई है और उस सिक्योरिटी का जो इंटरेस्ट है, अगर वो टैक्स फ्री है, इंटरेस्ट क्या है, टैक्स फ्री, तो उसको हम कहते हैं टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी। पहली बात, और ये याद रखना कि वी हैव अप्रोक्सीमेटली 15, हमारे पास जो है 15 सिक्योरिटीज ऐसी हैं जिन पर जो है टैक्स जो है वो फ्री होता है। थोड़ी देर बाद वो 15 सिक्योरिटीज की लिस्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। दूसरा है लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एनी सिक्योरिटी विच इज इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिन सिक्योरिटीज, वो सिक्योरिटी जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा इशू की गई है और उन पर जो इंटरेस्ट है वो अगर एग्जेम्प्टेड नहीं होता है, टैक्स फ्री नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यानी इन जो टैक्स फ्री सिक्योरिटीज को छोड़कर 15 या जितनी भी हैं, उन सिक्योरिटीज को छोड़कर अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई सिक्योरिटीज इशू की है तो दैट विल बी नोन एज द लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटी। टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटी, देखिए कि लोकल अथॉरिटी द्वारा यानी म्युनिसिपैलिटी द्वारा या स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा, यानी जितनी भी कंपनीज होती हैं, अगर कोई भी सिक्योरिटी इशू की गई है, दोबारा सुन लीजिए, लोकल अथॉरिटीज या कंपनीज द्वारा अगर कोई किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी इशू की गई, डिबेंचर्स या बॉन्ड इशू किए गए हैं और उन पर कंपनी टीडीएस नहीं काट रही है, अपने पॉकेट से दे रही है टीडीएस, और इंप्लॉय को ग्रोस अमाउंट पेड किया जा रहा है, सॉरी इंप्लॉयज को नहीं, इन्वेस्टर्स को जो है ग्रोस अमाउंट पेड किया जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटी। दोबारा सुन लीजिए, मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे हैं, 10,000 रुपये का इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है और मुझे पता है इस पर कंपनी ने टीडीएस नहीं काटा है। जितना टीडीएस बनता था, 1,000 रुपये जितने बनता था, वो कंपनी ने अपनी पॉकेट से पेड किया है। जो करना मुझे चाहिए था कंपनी ने अपने आप पेड किया है, तो उसको हम कहते हैं टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटी, ठीक है। और उसके बाद आती है लेस टैक्स कॉमर्शियल सिक्योरिटी। लेस टैक्स कॉमर्शियल सिक्योरिटी का मतलब यही है कि अगर कोई भी सिक्योरिटी जो है, जिसको जो है लोकल अथॉरिटी या कंपनी ने इशू किया है और उस पर टीडीएस काटा गया है, कंपनी द्वारा टीडीएस काटा गया है और टीडीएस काटने के बाद ही आप इन्वेस्टर्स को जो है पेमेंट की गई है, तो उसको हम कहते हैं लेस टैक्स कॉमर्शियल सिक्योरिटीज। तो ये आपके पास जो है, यू हैव कंप्लीट नॉलेज रिगार्डिंग ऑल 4 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। ये स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू की जाती हैं, स्पेसिफिक हैं 15 के करीब, जिनका इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। ये भी जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू की जाती हैं, पर इन सिक्योरिटी पर जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है।
टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटी वो होती हैं जिन पर जो है कंपनी टीडीएस तो पेड करती है, पर वो इंटरेस्ट अमाउंट पर पेड करती हैं, पर यह है कि वो चार्ज नहीं किया जाता है इन्वेस्टर से। और लेस टैक्स कॉमर्शियल सिक्योरिटी वो होती हैं, कोई भी कंपनी, एक लोकल अथॉरिटी अगर डिबेंचर्स वगैरह इशू करती है, बॉन्ड इशू करती है, और जब उसका इंटरेस्ट पेड करती है तो टीडीएस काटने के बाद पेड करती है, तो उसको हम कहते हैं लेस टैक्स कॉमर्शियल सिक्योरिटी। अब मेरा जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि व्हाट आर दी वेरियस टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हमारे पास जो है टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन कौन सी हैं, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हम बात कर चुके हैं कि जो सिक्योरिटीज होती हैं वो 4 तरह की होती हैं: टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज और लेस टैक्स कॉमर्शियल सिक्योरिटी। यू हैव कंप्लीट नॉलेज। मैं बार बार बात कर रहा हूं कि आपको ये बाइफर्केशन पता होनी चाहिए कि कौन सी सिक्योरिटी जो है वो टैक्स फ्री होगी, लेस टैक्स होगी, टैक्स फ्री कॉमर्शियल होगी या गवर्नमेंट होगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो है स्पेसिफिक 14 के करीब जो है वो टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है स्पेसिफाई है गवर्नमेंट द्वारा। वो कौन कौन सी है उनको मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, और आपको ये इन 14 सिक्योरिटीज के बारे में पूरी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। कंप्लीट नॉलेज का मतलब इन सभी के नाम आपको पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इन 14 को छोड़कर इन एडिशन टू ऑल दिस 14 जो भी सिक्योरिटीज होंगी जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इशू करेगी, तो वो लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की कैटेगरी में आएंगी। पहली बात, पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट। अगर आपके पास जो है पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट है, नंबर 1। नंबर 2, पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपके पास अगर है। उसके बाद है पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम होती है कम्युलेटिव टाइम डिपॉजिट स्कीम। अगर आपने उस स्कीम के अकॉर्डिंग जो है अकाउंट ओपन किया हुआ है आपका पोस्ट ऑफिस कम्युलेटिव टाइम डिपॉजिट, ठीक है, आपका कोई भी पब्लिक अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में, और उसके बाद आपके पास जो है पोस्ट ऑफिस में कोई भी सेविंग बैंक अकाउंट है अगर आपके द्वारा ओपन किया गया है। याद रखना, पोस्ट ऑफिस में अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, अगर वो इंडिविजुअल आपके नाम में है तो 3500 रुपये पर मंथ जो 3500 पर एनम जो इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड होता है। अगर जॉइंट है तो 7000 का इंटरेस्ट क्या होता है, एग्जेम्प्टेड होता है। उसके बाद एफडी फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस की कोई भी फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की कोई भी फिक्स डिपॉजिट स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, तो वो भी टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आती है। यानी पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड ये 6 टाइप के इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करते हो, पोस्ट ऑफिस में अमाउंट डिपॉजिट करते हो, और इनमें से कोई भी अमाउंट किसी भी एक नेचर का इन्वेस्टमेंट है, तो यहां से जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा, टैक्स फ्री। दोबारा से बात कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस का कैश सर्टिफिकेट है, पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, पोस्ट ऑफिस की कम्युनिटी टाइम डिपॉजिट अकाउंट है, अगर आप पब्लिक अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट, अगर पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट है, यहां रिस्ट्रिक्शन है 3500 रुपए तक एग्जेम्प्टेड है ओनली, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिक्स डिपॉजिट स्कीम है। अगर पोस्ट ऑफिस की कोई भी फिक्स डिपॉजिट स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, तो उसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। इसी तरह से कुछ बॉन्ड्स हैं, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स हो गया, स्पेशल बियर बॉन्ड्स हो गया, और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हो गया। ये 5 तरह के बॉन्ड्स हैं। नंबर 1 नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स एंड स्पेशल बियर बॉन्ड्स एंड गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, ठीक है। उसके बाद है कुछ प्लान सर्टिफिकेट होते हैं, एक तो होता है नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, एक है नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। इन प्लान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट अगर आपने की है तब भी वो तब भी इंटरेस्ट क्या होगा, एग्जेम्प्टेड यानी टैक्स फ्री होगा। और उसके बाद स्पेशल डिपॉजिट स्कीम, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई स्पेशल डिपॉजिट स्कीम है उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है तब भी जो है वो उसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री होगा। और लास्ट है 12 ईयर नेशनल सेविंग एन्युटी सर्टिफिकेट और ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट। 12 ईयर नेशनल सेविंग एन्युटी सर्टिफिकेट एंड ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट। तो अगर इन सर्टिफिकेट्स में अगर इन्वेस्टमेंट की गई है आपके द्वारा, आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो उसका जो इंटरेस्ट क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। तो ये है हमारे पास 14 जो टाइप्स के इन्वेस्टमेंट्स, वो 14 टाइप्स के सिक्योरिटीज जिनका इंटरेस्ट क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है गिफ्ट। गिफ्ट
हमेशा ही जो है जब भी टैक्सेबल होते हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में जो है वो गिफ्ट्स का जो पैसा है वो टैक्सेबल होता है, गिफ्ट्स की वैल्यू टैक्सेबल होती है। आपको एक दो बातें गिफ्ट्स के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है, गिफ्ट जो हैं वो कैश फॉर्म में भी हो सकते हैं और काइंड फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी आपको नगद भी मिल सकता है या गुड्स फॉर्म में या प्रॉपर्टी फॉर्म में भी आपको जो है वो गिफ्ट्स मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी मूवेबल का मतलब क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स वगैरह, ठीक है, इन फॉर्म में भी आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं। और और लैंड एंड बिल्डिंग्स की फॉर्म में भी आपको क्या मिल सकते हैं, गिफ्ट्स मिल सकते हैं। ओके, अब बात क्या आती है, एक बात प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को आपने नॉलेज के लिए पढ़ना है, ना कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली पिक्चर तो क्लियर हो चुकी है, गिफ्ट्स किसी भी फॉर्म में आपके पास आ सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि प्रीवियस ईयर में आपको जो है गिफ्ट्स मिले हैं, तो वो उन गिफ्ट्स की वैल्यू आपके हाथों में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, ये प्योरली डिपेंड करता है कि जो आपको गिफ्ट्स मिले हैं वो डिफरेंट टाइप्स की जो पार्टीज हैं उनकी नेचर क्या है। यानी प्योरली किससे आपको जो गिफ्ट्स रिसीव हुआ है वो किस पार्टी से रिसीव हुआ, किस टाइप की पार्टी से आपको रिसीव हुआ है, तो उस बेस पर ही जो है ये डिटरमाइन किया जाता है कि उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। सभी पार्टीज को मैं 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहा हूं। नंबर 1, इफ यू रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम फैमिली मेंबर्स। पहली बात ध्यान रखना, अगर फैमिली मेंबर से आप क्या रिसीव करते हो, गिफ्ट्स रिसीव करते हो, और फैमिली मेंबर को छोड़कर जो बचेंगे वो आ जाएंगे नॉन फैमिली मेंबर्स में। यानी जब भी आपको गिफ्ट्स रिसीव होगा, सबसे पहले ये देखना है कि वो गिफ्ट जो है वो फैमिली मेंबर से आपको रिसीव हुआ है या नॉन फैमिली मेंबर से आपको रिसीव हुआ है। क्लियर है? जैसे ही आपको ये पता लग जाएगा, मान लीजिए आपको 3 गिफ्ट्स रिसीव हुए हैं प्रीवियस ईयर में, 2 फैमिली मेंबर से रिसीव हुए हैं और 1 नॉन फैमिली मेंबर से रिसीव हुए हैं, तो जैसे ही आपको ये पता लग जाएगा, ध्यान रखना, फैमिली मेंबर से अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है किसी भी ओकेजन पर, दोबारा से बोलो, किसी भी ओकेजन पर अगर आपको फैमिली मेंबर से कोई भी गिफ्ट मिलता है, तो उस गिफ्ट की जो भी वैल्यू होगी वो आपके हाथों में फुली एग्जेम्प्टेड होगी। यानी फैमिली मेंबर से जब भी चाहे आप अपनी मैरिज पर गिफ्ट रिसीव करो, चाहे आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर, चाहे बर्थडे पर, ठीक, या किसी भी अदर ओकेजन पर, रिटायरमेंट पार्टी पर, अगर आप फैमिली मेंबर से कोई भी गिफ्ट रिसीव करते हो तो उस गिफ्ट पर जो है आपको टैक्स नहीं देना है, क्योंकि वो गिफ्ट आपके हाथों में क्या होगा, एग्जेम्प्टेड होगा। और नॉन फैमिली मेंबर्स से अगर आपको गिफ्ट मिलेगा तो उनका क्या किया जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपके साथ डिस्कशन इसकी करूंगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि फैमिली मेंबर किसे कहते हैं और नॉन फैमिली मेंबर किसे कहते हैं। अब फैमिली मेंबर्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत ज्यादा है, तो आपने ध्यान रखना है कि फैमिली मेंबर की जब बात करेंगे तो वो कौन कौन से होंगे। तो देखिए ध्यान से, फैमिली मेंबर में सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिविजुअल, मैन या वुमेन, यानी जो एसएससी होता है उसकी बात कर रहे हैं। अब एसएससी अगर मैन है तो उसकी स्पाउस के रूप में कौन आएगी, वुमेन आएगी। अगर वुमेन है तो कौन आएगा, मैन आएगा, यानी स्पाउस। उसके बाद चिल्ड्रंस, ये तो है फर्स्ट साइट में, पहली साइट में, कि आप खुद हो, आपकी वाइफ है और चिल्ड्रंस है। अब पेरेंट्स के ऊपर आते हैं। अब ध्यान रखना, पेरेंट्स हो, ग्रैंडफादर हो या ग्रेट ग्रैंडफादर, चाहे वो इंडिविजुअल के हो एसएससी के या उसकी स्पाउस के हो, वो फैमिली मेंबर माने जाते हैं। यानी पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल का मतलब एसएससी, ठीक है। इसी तरह से पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ स्पाउस, यानी पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति। ये 5 बातें पहले समझ लीजिए। पहली बात, इंडिविजुअल सेल्फ आएगा एसएससी, फिर स्पाउस, फिर चिल्ड्रंस, पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ इंडिविजुअल, फादर, पेरेंट्स, यानी वाइफ, अगर आप मैन हो तो वुमेन यानी वाइफ के जो पेरेंट्स होते हैं, उसके जो दादा होते हैं, परदादा होते हैं, वो सारे के सारे इसमें आएंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल और ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस। देखिए ब्रदर्स एंड सिस्टर,
चाहे तो वो एसएससी के ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं या उसकी स्पाउस के ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं, वो भी फैमिली के मेंबर माने जाते हैं फॉर गिफ्ट पर्पस के लिए। और उसके बाद ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ पेरेंट्स ऑफ स्पाउस। अब ये भी ध्यान रखना कि जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं किसके, पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल यानी एसएससी के फादर के जो भाई बहन हैं, और यहां तक कि स्पाउस के, यानी जो आपकी पत्नी पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, जो स्पाउस है स्पाउस के भी स्पाउस के जो पेरेंट्स हैं उनके ब्रदर एंड सिस्टर्स भी जो हैं वो फैमिली में शामिल किए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल एक फर्स्ट स्टेज पे पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हम गिफ्ट्स की बात करते हैं तो गिफ्ट्स किस पार्टी से मिला है उस बेस पर डिटरमाइन किया जाता है कि उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। फैमिली मेंबर से गिफ्ट्स मिलते हैं किसी भी ओकेजन पर तो एग्जम्प्टेड है गिफ्ट्स की वैल्यू। अगर नॉन फैमिली मेंबर से मिलते हैं तो थोड़ी देर बाद में डिस्कशन करूंगा। अब बात आती है फैमिली मेंबर्स की। फैमिली मेंबर्स में को ये 9 क्राइटेरियाज जो हैं 9 कैटेगरी डिवाइड की गई हैं। पहली जिसमें एसएससी खुद आता है यानी इंडिविजुअल आता है, फिर उसकी पति या पत्नी यानी स्पाउस के बारे में बात करें, फिर चिल्ड्रंस के बारे में। उसके बाद जो है ध्यान रखना पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ फादर यानी इंडिविजुअल। इसी तरह से पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ जो आपके पास स्पाउस है उसके, ठीक है। उसके बाद ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट है ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ पेरेंट्स ऑफ स्पाउस। देखिए, अब बात आती है कि अगर किसी भी एसएससी को नॉन फैमिली मेंबर से गिफ्ट मिलता है तो वो नॉन फैमिली मेंबर से जो गिफ्ट रिसीव हुआ है उसकी जितनी भी वैल्यू है वो अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। ये डिपेंड करेगा कि नॉन फैमिली मेंबर से जो गिफ्ट मिला है वो किस ओकेजन पर मिला है। देखिए, अगर ओन मैरिज पर यानी एसएससी की मैरिज पर, चिल्ड्रंस, फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर की मैरिज की बात नहीं कर रहे हैं, अगर उसकी खुद की मैरिज पर कोई भी गिफ्ट मिलता है नॉन फैमिली मेंबर से तो वो एग्जम्प्टेड होता है, पहली बात। दूसरी बात है, अगर नॉन फैमिली मेंबर से अंडर विल यानी वसीयत के रूप में कुछ भी मिलता है, अंडर विल का मतलब है ना, अगर नॉन फैमिली मेंबर से वसीयत के रूप में कुछ भी मिलता है कि मान लीजिए आपके जो है आपके किसी पर्सन के साथ अच्छे रिलेशंस थे, उन्होंने जो है अपनी कुछ प्रॉपर्टी जो है आपके नाम लगवा दी जो आपका फैमिली मेंबर नहीं था, तो अंडर विल जो भी मिलेगा वो भी क्या होगा, एग्जम्प्टेड। अंडर विल जो भी मिलेगा वो भी क्या होगा, एग्जम्प्टेड। अब बात क्या आती है कि ना तो नॉन फैमिली मेंबर से गिफ्ट आपको मैरिज के समय मिला है, ना ही वसीयत के रूप में आपको गिफ्ट मिला है, किसी अदर ओकेजन्स पर जो है आपको क्या मिला है, नॉन फैमिली मेंबर से गिफ्ट। तो ध्यान रखना कि जब भी नॉन फैमिली मेंबर से आपको गिफ्ट रिसीव होगा तो सबसे पहली बात ये देखिए, प्रीवियस ईयर में सभी नॉन फैमिली मेंबर से जो सभी गिफ्ट्स आपको रिसीव हुए हैं उनकी वैल्यू कितनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर में आपको नॉन फैमिली मेंबर से, मैं बार बार बात कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर में नॉन फैमिली मेंबर से आपको जितने भी गिफ्ट्स मिले हैं उनकी वैल्यू कितनी है, पहले तो आपने ये डिटरमाइन करनी है। वो कैसे डिटरमाइन करेंगे अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब क्या होगा, वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि देखिए जो नॉन फैमिली मेंबर से आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी गिफ्ट्स मिलते हैं उनकी वैल्यू के बेस पर ही डिटरमाइन किया जाएगा कि वो पैसा जो है, गिफ्ट्स का पैसा टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली बात, अगर जितने भी गिफ्ट्स मिले हैं उन सभी गिफ्ट्स की अगर वैल्यू 50,000 रुपीज आती है या उससे कम आती है, 50,000 रुपीज या उससे कम आती है, अगर ऑल गिफ्ट्स की जो वैल्यू है वो 50,000 रुपये या उससे कम आती है, तो ध्यान रखना पूरा का पूरा पैसा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्टेड। कोई भी टैक्स नहीं लगेगा उस इनकम पर, एग्जम्प्टेड हो जाएगा। गिफ्ट्स का पैसा क्या हो जाएगा, सारे के सारे गिफ्ट्स क्या हो जाएंगे, एग्जम्प्टेड। पर अब सेकंड एस्पेक्ट ध्यान रखना, अगर गिफ्ट्स की वैल्यू, सभी गिफ्ट्स की वैल्यू 50,000 रुपीज से ज्यादा आती है तो याद रखना जितनी भी वैल्यू होगी फुल अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए फुल अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। याद रखना, मान लो आपने नॉन फैमिली मेंबर से
एसएससी को जो है पिछले साल जो है प्रीवियस ईयर में 17,000 रुपये के गिफ्ट्स मिले थे, तो 17,000 रुपये के गिफ्ट्स मिले तो एग्जम्प्टेड है। अगर 70,000 के मिले तो 70 के 70,000 टैक्सेबल है। अगर 50,000 रुपये के मिले हैं तब भी एग्जम्प्टेड है, पर अगर 51,000 रुपये के मिले हैं तो 51 के 51,000 रुपये क्या होंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। तो ये है कि जब भी नॉन फैमिली मेंबर से आपको गिफ्ट मिलता है तो उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, वो ओकेजन पर डिपेंड करता है। ऑन मैरिज पर अगर आपको मिलता है तो एग्जम्प्टेड है, अंडर विल मिलता है तो एग्जम्प्टेड है, किसी अदर ओकेजन पर मिलता है तो आपको सभी गिफ्ट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ऑल गिफ्ट्स, वैल्यू ऑफ ऑल गिफ्ट्स, और उसका कंपैरिजन करना पड़ेगा 50,000 रुपीज़ के साथ। अगर सभी गिफ्ट्स की जो वैल्यू है वो अगर 50,000 रुपये तक है तो एग्जम्प्टेड है, अगर सभी गिफ्ट्स की वैल्यू 50,000 से क्या है ज़्यादा है तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। देखिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो वैल्यूएशन किया जाता है गिफ्ट्स का वो कैसे किया जाता है जो नॉन फैमिली मेंबर से मिलते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि सभी गिफ्ट्स की एक वैल्यू होती है जो आपको पता लग जाती है कि मान लीजिए आप मैरिज में गए हैं, आपको उन्होंने जो कोई आपको वॉच दी है तो पता लग जाता है वॉच की वैल्यू कितनी है या। देखिए नॉन फैमिली मेंबर से जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं उन सभी गिफ्ट्स का वैल्यूएशन करना जरूरी होता है, और मोस्टली हमारे पास जो है सभी के सभी गिफ्ट्स की वैल्यू गिवन भी होती है कि सामने वाली पार्टी ने ये गिफ्ट दिया है नॉन फैमिली मेंबर ने और इस गिफ्ट कितनी वैल्यू है। पर प्रॉब्लम अराइज होती है जब कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, जो गिफ्ट मिलता है वो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में मिलता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में मिलता है, तब प्रॉब्लम अराइज होती है। जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में गिफ्ट्स मिलेगा तो ध्यान रखना, सबसे पहले ये देखना है कि वो विदाउट कंसिडरेशन है या विद कंसिडरेशन, यानी आपने उस गिफ्ट की एवज में कोई पेमेंट की है या नहीं की है जो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है। अगर आपने कोई भी पेमेंट नहीं की है, मान लीजिए नॉन फैमिली मेंबर से आपको बिल्डिंग मिली है और बिल्डिंग आपको गिफ्ट में मिली है और आपने उसको जिस नॉन फैमिली मेंबर को कोई भी पेमेंट नहीं की है तो यानी विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। तो विदाउट कंसिडरेशन अगर आपको किसी से भी कोई जो है गिफ्ट मिलता है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में, तो ध्यान रखना स्टैंप ड्यूटी को यूज किया जाएगा, स्टैंप ड्यूटी के अमाउंट को यूज किया जाएगा वैल्यूएशन पर्पस से। यानी स्टैंप ड्यूटी जो है, स्टैंप ड्यूटी की जो अमाउंट है वही किसका गिफ्ट का क्या होगा, वैल्यूएशन होगा। क्लियर है। और उसके बाद जब हम विद कंसिडरेशन की बात करते हैं तो ये देखिए स्टैंप ड्यूटी कितनी बनती थी और उसने पेड कितना किया है एसएससी ने, अमाउंट पेड। यानी जब नॉन फैमिली मेंबर से एसएससी को कोई गिफ्ट मिलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में और वो कुछ पेमेंट करता है नॉन फैमिली मेंबर को, तो सबसे पहले आपने वैल्यूएशन के लिए क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है उसकी स्टैंप ड्यूटी कितनी बनती है और उसमें से लेस कर दीजिए अमाउंट पेड। जो अमाउंट आएगा वही क्या कहलाएगा, वैल्यूएशन ऑफ गिफ्ट्स। अब जो भी वैल्यू आएगी, ध्यान रखना, ये याद रखना कि ये सेम वैल्यू जो है टैक्सेबल नहीं होगी। फिर जो इस सेम वैल्यू का जो कंपैरिजन है वो किसके साथ किया जाएगा, 50,000 के साथ। यानी अगर स्टैंप ड्यूटी या इन दोनों का डिफरेंस 50,000 50,000 या उससे कम है तो फिर एग्जम्प्टेड है, वो पहले बात कर चुके हैं। और अगर ये अमाउंट जो है, अगर ये अमाउंट इन दोनों का डिफरेंस या स्टैंप ड्यूटी का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो वो पूरा का पूरा पैसा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये था हमारे पास एक गजब का टॉपिक गिफ्ट्स से रिलेटेड कि गिफ्ट्स का पैसा जो है जब भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होता है तो वो कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए मेरे डिस्कशन का जो टॉपिक लास्ट टॉपिक है अदर सोर्सेज हेड में वो है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन, सबसे पहली बात ध्यान रखना कि फैमिली पेंशन अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है या गैलेंट्री अवार्ड होल्डर के रूप में मिलती है तो वो एग्जम्प्टेड होती है, उस पर कोई भी टैक्स एसएससी को नहीं देना पड़ता। पर अगर वो किसी भी अदर रीजन से मिल रही है तो कितना पैसा टैक्सेबल होगा, कितना एग्जम्प्टेड होगा, ये डिपेंड करता है कि 1/5 ऑफ फैमिली पेंशन, जो फैमिली पेंशन है उसका 1/5 फाइंड आउट कीजिए और उसका कंपैरिजन कीजिए फ्लैट अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट 15,000।
इन दोनों में से जो भी कम होगा वो पैसा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा और बाकी का पैसा टैक्सेबल। मान लो एक एसएससी है, उसको जो है प्रीवियस ईयर के दौरान जो है 12,000 फैमिली पेंशन मिलती है, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12,000 का 1/3 निकालेंगे, यानी कितना आएगा 1/3 4,000, और उसका कंपैरिजन हम किसके साथ करेंगे 15,000 के साथ। किसके साथ? विच एवर इज लेस 4,000, यानी फैमिली पेंशन जो मिली आपको 12,000, उसमें से 4,000 एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे, बाकी का पैसा क्या हो जाएगा टैक्सेबल। मान लीजिए आपके पास जो है 30,000 पेंशन मिलती है, तो 30 का 1/3 कितना होता है 10,000, 10 और 15 विच एवर इज लेस 10,000, तो 10,000 एग्जेम्प्टेड, बाकी का पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो उसको जो है, मान लीजिए 90,000 मिलती है फैमिली पेंशन, 90,000 का 1/3 कितना होता है 30,000 और 15,000 विच एवर इज लेस 15,000, यानी 30,000 में से 15,000 की डिडक्शन एग्जम्पशन मिल जाएगी और बाकी का पैसा क्या हो जाएगा टैक्सेबल। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एग्जम्पशन मिलती है फैमिली पेंशन की, वो मैक्सिमम मिल सकती है 15,000 रुपीज तक, विच डिपेंड्स ऑन दिस कंडीशन। तो ये है हमारे पास 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम्स जो हमें जो है मस्ट बी केप्ट इन माइंड जब भी हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड का चैप्टर डिस्कस करते हैं। तो इन 4 इनकम्स के बारे में हमें जो है डिटेल में पता होना चाहिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा, जिसमें मैं आपके साथ 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक डिडक्शंस का होगा, डिडक्शन रिगार्डिंग द एक्सपेंसेस, और सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ग्रोसिंग अप ऑफ डिफरेंट इनकम्स। थैंक यू।